So today we'll start with the topic that is tribunals, and tribunal is a very important topic. ठीक है, अनलेस वी हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे कि हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस ये तो रहेगा हमारे पास। अपेक्स बॉडी तो यही है जुडिशियल सिस्टम की, हमारे पास क्या है, या तो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। बट इसके अलावा ठीक है, जो दूसरा पार्ट रहता है हमारे पास, यहाँ पे ट्रिब्यूनल है, ये भी एक तरह का क्या करते हैं, क्वासी जुडिशियल सिस्टम को फंक्शन करते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या हो गया, मतलब एक तरह का सेमी वर्क करते हैं, ये भी जस्टिस वगैरह के ऊपर काम करते हैं, यानी कि न्याय देते हैं। पर ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के या अलग अलग बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायाधिकरण क्या होते हैं, यानी कि इसको हम ट्रिब्यूनल्स को क्या कहते हैं, न्यायाधिकरण कहते हैं हिंदी में। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ट्रिब्यूनल्स आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्रिएटेड टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स इन स्पेसिफिक एरिया आउटसाइड द जो आप ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम क्या है हमारे पास, यही जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो ये ट्रिब्यूनल्स फंक्शंस अंडर स्पेसिफिक एक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो ट्रिब्यूनल है हमारे पास, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स किस में काम करेगा, ट्रिब्यूनल विल वर्क only and only with the specific act and have power of civil courts but are more specialized and flexible। ये क्या रहेंगे, ज्यादा स्पेशलाइज्ड, मतलब ये स्पेसिफिक एक ही मैटर के लिए होगा ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो उनके ऊपर ये बात करेंगे। ये मतलब कि ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं फंक्शन करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो कोई भी मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक होते हैं और एक किसी स्पेसिफिक कानून के माध्यम से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द ट्रिब्यूनल, यानी कि इसका संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है हमारे संविधान में, ये कहाँ पे दिए गए। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हम देखते हैं कि इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। किसे किया हमने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, और इंसर्टेड पार्ट कितना, ये 14, पार्ट 14। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट 14 ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 223 ए एंड 223 बी। इसमें बात क्या कही गई, इसकी आर्टिकल 223 ए में और 223 बी में कही गई है। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर द ट्रिब्यूनल्स, यानी कि हमारे पास एक ट्रिब्यूनल होगा। तो ट्रिब्यूनल की जो डेफिनेशन है या उसके बारे में जो उसके फंक्शन है, वो हमारे पास बात कही गई है 23 ए में और 23 बी में। दो पार्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं। एंड एम्ड टू रिड्यूस द बर्डन्स ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स। इसका जो बेसिक फंक्शन क्या होगा कि जो बर्डन है, जो जैसे मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जो कोर्ट्स है, वहां पर जो केसेस है या क्राइम्स का जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां पर क्राइम का रेट का मतलब है कि वहां पे जो केसेस है वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। तो उनके जो बर्डन है उसको कम करने के लिए हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर आप कोई छोटा मोटा केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए, वो दूसरे ट्रिब्यूनल्स वगैरह में ही निपट जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी है इसकी। ठीक है, कि भाई आप इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बर्डन को कम किया जा सके। ठीक है, वहां सारे के सारे केस वही ना पहुंचे, या जो दूसरे हमारे पास जुडिशियल कोर्ट्स आते हैं, तो उसके पास भी बर्डन को कम करने के लिए हमने ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया है। देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा, दैट इज अवर टाइप्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो रहेंगे हमारे पास, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। एंड इसकी बात हमारे पास किस में की गई है, प्रशासनिक की या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, आर्टिकल 223 ए में। कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 223 ए में लिखा गया है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या आप बोल सकते एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरी बात जो कही गई है, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। दूसरी बात क्या कही है, ट्रिब्यूनल्स फॉर, मतलब कि अदर मैटर का मतलब क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। ठीक है, मतलब इससे छोड़ के जो हमारे पास दूसरे मामले बच जाते हैं, मुद्दे बच जाते हैं, तो उसकी बात हम आर्टिकल 223 बी में करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम बात, आर्टिकल 223 बी में करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या चीज है, थ्री 323 है, मतलब 323 और 323 ए और 323 बी है ये। मतलब ये आर्टिकल सिंपल इतना है, हमारे पास आर्टिकल पहले दे रखा था, क्या दे रखा था, 223 दिया, मतलब कि 323 दिया था। मैं इसको 223 बोल रहा हूँ, है ना, मतलब ये क्या 323 दिया है ना। तो इसके साथ साथ इसमें सिर्फ ए प्लस बी जोड़ा है। ए में क्या लिखा हमने, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, बी में क्या लिखा हमने, अदर मैटर्स लिखा। इतनी सी बात है ये। ठीक है,
आया समझ? मतलब यही है जो मैं 223 बोला गया मेरे से गलती से, ठीक है, बट एक्चुअल में है यही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसमें, जो टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स है, टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स दो तरह के रहेंगे हमारे पास। एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रहेगा जो अंडर आर्टिकल 323 में दिया गया है, और ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर जो हमारे पास 323 बी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 323 बी में दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो क्या काम करता है। आर्टिकल 323 ए एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश द ट्रिब्यूनल्स फॉर द पब्लिक सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स, यानी कि जो भी हमारे पास पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस में कोई भी डिस्प्यूट आ सकता है। जैसे कि मान लो कि किसी ऑफिशियल्स ने हमारे काम नहीं किए, या हमारा उनके साथ किसी तरह से उन्होंने किसी तरह से मैल प्रैक्टिस कर दी, या कोई अदर काइंड ऑफ एक्शन किया उन्होंने जो कि मतलब कि पब्लिक पर्पस से वो रॉन्ग है, तो उस सभी मैटर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 323 ए में दिया गया है कि आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात आएगी नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इसमें क्या कहा गया है, तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैट, और दूसरा था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं सैट, कैट एंड सैट, ठीक है। तो कैट का मतलब हो गया सेंट्रल, और सैट का मतलब हो गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर हम यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। कब एस्टेब्लिश किया गया है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि 1985 में से स्थापित किया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में रहेगा। और अगर इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें, जुरिस्डिक्शन का मतलब होगा कि ये कहाँ तक अपनी पावर पोजेस कर सकता है, किन किन मुद्दों के ऊपर ये अपनी जो जांच पड़ताल है वो कर सकता है, या अपना न्यायालय जो न्यायिक शक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें आएगा सर्विस मैटर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसमें कि कौन से मैटर देखे जाएंगे? केवल और केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉइज है उनके मैटर को इसमें देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बेसिक फीचर्स, फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फीचर में आएगा कंपोज्ड ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। क्या बोला इसमें? कंपोज्ड ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, ठीक है। इसमें दोनों हो गए, जुडिशियल मेंबर भी हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी इंक्लूडेड हो गए। डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट्स आफ्टर एल चंद्रा कुमार 1997 केस। मतलब पहले इसमें ये प्रावधान नहीं किए गए थे, लेकिन एक केस आता है एल चंद्रा कुमार 1997 में, तो उसमें उसके बाद से इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर जो इनका डिसीजन है, ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिसीजन, तो उसको हम हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालयों में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी हमारे को रिप्लाई मिला है या जो जजमेंट उनकी दी गई है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं उसको? हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फंक्शन लाइक अ सिविल कोर्ट, एक तरह का ये सिविल कोर्ट की तरह ही फंक्शन करता है। एंड नो अपील्स लाइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आफ्टर द अबव जजमेंट, मतलब कि पहले इसमें कोई अपील वगैरह का प्रावधान नहीं था, ठीक है। कब से? 1997 से पहले। बट लेटर ऑन जैसी ये केस आता है, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि भाई आपको अपील का अधिकार दिया जाएगा, आप मतलब कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट की तरफ अपील करने के लिए जा सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। देन हमारे पास क्या आता है, देन नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज आवर कैट, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या चीजें शामिल नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में कौन सी चीजें शामिल नहीं है, तो इसमें एक्सक्लूड रखा हमने आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स, यानी कि जितने भी हमारे पास है आर्मी के जवान है या आर्मी के जो पर्सनल है ऑफिसर्स है, उनको इससे हम इस इनके दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट्स एम्प्लॉइज, उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। तीसरा हाई कोर्ट स्टाफ, तीन लोगों को इससे हमने बाहर रखा, किससे? CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इनके जो केसेस है वो इसमें नहीं चलाए जाएंगे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे, दैट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स established by state government in consultation with the high courts and approval of the president। सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा स्थापित किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे किया गया है?
प्रेसिडेंट, मतलब इसमें कंसल्ट किसको क्या है, हमने हाई कोर्ट को क्या है, और उसके अलावा इसमें जो असेंट ली गई है वो किसकी ली गई है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना। बेस्ड ऑन सेक्शन 4 ऑफ द 1985 एक्ट एंड जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विसेज मैटर, तो इसमें हम किस किस में मैटर को देखेंगे, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके मैटर को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये आएगा। अभी वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, क्या पोजीशन चल रही है, तो यहाँ पे करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे फ्यू स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा हैड द सैट्स, मतलब यहाँ पर कुछ एक राज्यों में ये सभी राज्यों में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। मैनी स्टेट्स हैव नाउ एबोलिश्ड सैट, क्या कर गए भाई, इसको हमने खत्म कर दिया है। एंड ट्रांसफर्ड ज्यूरिसडिक्शन टू बैक टू द हाई कोर्ट्स, अब किसको दे दिया है, हाई कोर्ट को ही वापस दे दिया है, मतलब कि अब हाई कोर्ट इन मामलों को देख रहा है, इसके अलग से ये कोई अब यहाँ पे कोर्ट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर। अभी तक हमारे पास क्या था, ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि हमारे पास किस में था, आर्टिकल 323 ए में दिया गया था। अब हम दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 323 बी, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, पहले मैटर में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था हमारे पास, सिंपल की जो स्टेट एम्प्लॉयज या सेंट्रल एम्प्लॉयज है उनके ज्यूरिसडिक्शन को देखने की बात की है। यहाँ पे आर्टिकल 223 बी बात करता है एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर स्पेसिफिक मैटर्स, मतलब कि अगर कोई दूसरा हमारे पास कोई स्पेसिफिक मुद्दा है तो उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हमें यहाँ पे एक कोई ट्रिब्यूनल चाहिए जो कि ज्यूरिसडिक्शन देख सके या बर्डन को रिड्यूस कर सके, तो हम वहां पे एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस एग्जांपल है, सब्जेक्ट फॉर द ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323 बी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला तो हमारे पास क्या आ गया, टैक्सेशन आ जाएगा, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट आ जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्शंस टू पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, फूड स्टफ्स आ जाएगा, या फॉरेन एक्सचेंज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, या रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ये सब चीजें। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देन सेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। तो ये इसके कुछ बेसिक जो फंक्शंस है जहां पे हम क्या अदर मैटर्स में ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हम अलग अलग देखते हैं। टैक्सेशन वाला तो ज्यादा ही देखा होगा, आईएम का कर विभाग, उसका एक अलग से ट्रिब्यूनल बना होता है, तो वहां पर जितने भी मुद्दे होंगे टैक्सेशन से रिलेटेड तो वो वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। अगर यहाँ एग्जाम्पल ऑफ द ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रिब्यूनल्स है इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इनकम टैक्स एपलेट्स ट्रिब्यूनल्स। इसको क्या कहते हैं, ITAT, शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी इसकी, ITAT। और इसका जो काम रहेगा, ज्यूरिसडिक्शन है कि इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर दूसरा आएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा कौन सा आएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज द कंपनी डिस्प्यूट, दैट इज IBC, कंपनी डिस्प्यूट। ठीक है, एंड तीसरा इसका जो पॉइंट है कि भाई एस्टेब्लिश कब किया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013 में से कंपनी एक्ट से स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपने सुने भी होंगे ये नेम्स। ठीक है, इकोनॉमी में भी पढ़ा था हमने, नेशनल ग्रीन NGT की बात मैंने करी थी जब इकोनॉमी पढ़ा था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब है कि जहां पे हम एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए अगर हम किस तरह से पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में अगर कोई दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे NGT के साथ मामला सुलझा सकते हैं। सो एनवायरमेंटल मैटर को ये ज्यादा डिस्कस करता है, और इसे जो स्थापित किया गया था ये 2010 में स्थापित किया गया था। NGT एक्ट कम्स अंडर रूल अंडर NGT एक्ट 2010। देन आता है हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये इसमें AFT, सर्विसेज मैटर ऑफ द आर्म्ड फोर्स की इसको देखा जाएगा, एंड इट इज एस्टेब्लिश AFT एक्ट 2007। देन आता है हमारे पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, एंड इट इज एस्टेब्लिश, मतलब इसका जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा दैट इज द रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स, मतलब जितना भी बैंक लोन की रिकवरी के से संबंधित मामले हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
और उसको बनाया गया RBD एक्ट 1993, यानी कि क्या है, रिकवरी ऑफ बैंक डेट, ठीक है, रिकवरी ऑफ डेट ऑफ द बैंक, इस तरह से बोल सकते हैं आप इसको। इस एक्ट से हमने इसे 1993 में बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट है, ठीक है, ये मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आज की डेट में तो क्या है हमारे पास जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उसको इसमें एस्टेब्लिश मतलब उसको जुरिस्डिक्शन किया जा सकता है। पर ये पहले जब हमारे पास क्या था, कस्टम एंड एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अलग से काम करता था। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 1982 से एस्टेब्लिश किया गया था। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात आती है एंड एपलेट ट्रिब्यूनल्स की बात आती है, तो इसमें टेलीकॉम डिस्प्यूट्स रिलेटेड मामले को देखा जाएगा और ये ट्राई एक्ट 1997 के माध्यम से एस्टेब्लिश किया है। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस एक्ट से हम इसे बनाए हैं। एंड देन आता है कंपटीशन एपलेट, कंपटीशन एपलेट्स यानी कि नाउ मर्ज्ड विद कंपटीशन एक्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको कंपटीशन एक्ट से ही एस्टेब्लिश किया गया था, पर ये जो मर्ज किया गया है, ठीक है, और इसके बाद अब इसका कोई ऐसे मतलब कि अलग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देन आता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, कॉम्पैक्ट, ठीक है, इसको NCLAT और 2002 में। और इसके बाद है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, ये आएगी कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से इसे बनाया गया है। ये इसके कुछ पार्ट्स थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो थिंग है, दैट इज द इंपॉर्टेंट केस इज L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें वर्डिक्ट क्या थी, मतलब इसमें जो समस्या थी वो क्या थी, समस्या ये थी इस केस में कि ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर द आर्टिकल 226 एंड 227, ठीक है। इसमें हमने किसकी बात की है, इसमें हमने बात दो ही चीजों की है, दैट इज द कि जो हमारा पास इसमें जुरिस्डिक्शन रहेगा, तो इसमें जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन। इसमें यह बात कही गई कि जो जितने भी हमारे पास अभी तक ट्रिब्यूनल्स बने हैं, क्या वो अंडर द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर इसमें बात की है, ठीक है। तो इस तरह से क्या वो इसको उसको हम अपील कर सकते हैं। 226 क्या है, जुरिस्डिक्शन, मतलब कि आप इसमें जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। 226 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। देन ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी द फाइनल अथॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इसमें ये दूसरा पॉइंट रखा गया था, वर्डिक्ट ये थी इसमें दो पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि भाई जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होगी डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तभी जाके अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरव्यू की थी और जजमेंट दी थी कि यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चलेंगे, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, एडवांटेजेस ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स की क्या क्या एडवांटेज है, क्यों हमें इसको बनाना जरूरी है, या इसकी हमारे पास फायदा क्या है। सबसे पहले कि स्पीडी जस्टिस मिल सकता है, इससे क्या हो सकता है, फास्ट यहाँ पे जस्टिस किया जा सकता है, लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, क्योंकि जब समय कम लगेगा तो खर्चा भी कम आएगा। देन थर्ड है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट वाइज ये ट्रिब्यूनल बना है उनको अपने मैटर के ऊपर ज्यादा नॉलेज होगी, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक डिसीजन बना सकते हैं। देन थर्ड फोर्थ पॉइंट इज दैट रिड्यूस बर्डन ऑन द रेगुलर कोर्ट, यानी कि जो न्यायालय पर है वो उस बोझ को कम करने में भी ये सक्षम साबित होगी, तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स को रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा चैलेंजेस। अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या देखने को हमें मिले हैं इसमें। द फर्स्ट इज दैट डिले इन दी अपॉइंटमेंट, भाई यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट की इसमें डिले हो सकती है। लैक ऑफ द इंडिपेंडेंस दैट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचागत जो हमारे पास यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक बन नहीं पाई है। एंड ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन विद द कोर्ट, यानी कि कई बार ये कोर्ट के साथ अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है, यूजेस ऑफ पावर, उसमें ये ओवरलैप कर जाता है। मतलब यहाँ पर प्रॉपरली डिसाइड नहीं है कि कौन से मैटर एग्जैक्टली ट्रिब्यूनल्स में रहेंगे और कौन से मैटर एग्जैक्टली ट्रिब्यूनल के दायरे से बाहर रहेंगे, तो ये दैट समटाइम इट मेक सम काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन विद द अदर कोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि आगे हम क्या इसमें राह देखते हैं, किस तरह से हम इसमें आगे वे फॉरवर्ड देखते हैं। दैट इज द एंश्योर इंडिपेंडेंसेस ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके इंडिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई फिलिंग सिस्टम,
एंड देन थर्ड इज रेगुलर अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि जितने भी यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स में जुरिस्डिक्शन में जो एम्प्लॉयज होंगे तो उनका क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर अपॉइंटमेंट है और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी देखनी पड़ेगी। एंड स्ट्रेंथन द एपलेट मैकेनिज्म, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन द एपलेट मैकेनिज्म। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है।